जो लास्ट टाइम हम एयर पोल्यूशन के लास्ट वीक में हमने बात की थी, तो एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स जो हैं वो रह गए थे। तो इसमें ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह आज के ही लेक्चर में जो आज का टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एयर पोल्यूशन जो है बेसिकली हमारे पास हमने पढ़ के आए हैं कि जब कोई इम्प्योरिटीज, कोई कंटेमिनेंट्स, कोई एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स या एसिडिक एयर गैसेस जो हैं वो हमारे एयर के अंदर ऐड हो जाती हैं। उसकी वजह से एयर की कंपोजिशन, जो प्योर कंपोजिशन है यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ एयर है, वो इम्प्योर हो गई है। दिस अकर द एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के फिर हमने पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्सेज पढ़े थे, इंडोर आउटडोर पॉइंट सोर्सेज पढ़े थे कि कौन कौन से इंडोर सोर्सेज हैं और कौन सी रीजंस हैं जो आउटडोर एयर पोल्यूशन का कॉज बनती हैं। उस इनके इफेक्ट्स क्या हैं हमारे पास। इफेक्ट ये है कि हमारे पास रेस्पिरेटरी और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए ये जो है ना कॉजेज बनते हैं। एयर पोल्यूशन अगर हमारे पास होगी और ऐसी एयर जिसमें ये कंपोनेंट्स जो हम पढ़ के आए हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्सिस, सॉक्सिस और सॉलिड पार्टिकल्स जो हम पढ़ के आए हैं, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ये एयर पोल्यूटेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, जो होती है, ये हमारे ओवरऑल हमें किस तरह से इफेक्ट करती है। अगर हम ऐसी एयर के अंदर ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो कि एयर पोल्यूटेड, जो पोल्यूटेड है, उसमें वो कंपोनेंट्स हैं, लाइक वो कहता है कि ये हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है ना, ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास मोस्टली जो है वो चिल्ड्रंस जो है अफेक्टेड होते हैं एयर पोल्यूटेड एरियाज में। अगर वो सांस लेते हैं तो वो छोटे हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनकी वजह से उनको, या हमारे जो ओल्ड सिटीजन्स हैं इनके ऊपर डायरेक्टली ये ज़्यादा अफेक्टेड उनको कर रही है। तो उसमें कहता है कि लाइक फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जगह पे रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। जिस तरह हमने पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या कॉजेज हैं, कैसे बनती है। तो उसमें हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि हीटर, जब हम इंडोर इंडोर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से आई है, जब हम हीटर से इस्तेमाल करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबस्शन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो जब हम ऐसी एयर के अंदर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है उसमें अगर हम सांस लेते हैं तो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद और या अटैच विद आवर हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। हमारे जो ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है बॉडी के हर ऑर्गेनिजम्स में, इवन के हर सेल में, या हर टिश्यू के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है जो ब्लड सर्कुलेट करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। आपने मैस ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ा ही हुआ है कि गैसेस का लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब होना होता है। गैसेस लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, तो ये एब्जॉर्बिशन जो है ये हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन जो है। अगर ऑक्सीजन की बजाय हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाके रिएक्ट कर देगी और ये उसके साथ मोर स्ट्रांगली बॉन्ड बनाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अगर अब आप ऑक्सीजन भी साथ ले रहे हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को डोमिनेट कर देगी और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट को या उसके रिएक्ट बॉन्ड बनाने की स्लेव। फिर क्या होगा, इससे आहिस्ता आहिस्ता आपके सेल्स को जब ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगी तो आप सुस्त होना स्टार्ट हो जाएगा, ड्राउनीनेस हो जाएगी, हेडेक हो जाएगी, आपको फटीग होना स्टार्ट हो जाएगी। अल्टीमेट जो है वो आप जो है वो बेहोशी की तरफ भी जा सकते हो। और उसके बाद अगर मजीद आप उस एरिया में, ऐसी एरिया में कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबिलिटी एरिया में हम सांस लेते जा रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर होगा तो उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के जो हैं लेवल ज़्यादा होगा एयर के अंदर तो वो हमारे पास हेडेक, नोजिया, ड्राउनीनेस, मेंटल इम्पेयरमेंट, कोलैप्स, कोमा और डेथ जैसी बीमारियों का कॉज
क्रिएट कर सकती हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। जब आपको जो है ना ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इससे ये अल्टीमेट आपको अस्थमा जैसी बीमारियों, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है और आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ये हमारे पास नॉक्सीज भी इसी तरह जो है वो इरिटेशन करती हैं आईज के लिए, और नोज और थ्रोट को जब हम इसको इनहेल करते हैं तो वहाँ पे ये कॉज बनती हैं उसकी इरिटेशन का, अस्थमा जैसी बीमारियों का, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कॉज बनती हैं। तो ये हमारे पास एयर पोल्यूशन का एक इफेक्ट था जो कि फर्स्ट मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग, हम जब ग्लोबल वार्मिंग की पढ़ के आए हैं तो वो हमने पढ़ा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्सिस, सॉक्सिस जो है ये एक ग्रीन हाउस लेयर बना लेती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये एक लेयर बना लेती हैं। जितनी ज्यादा थिक लेयर होगी इन गैसेज की, उसकी वजह से क्या होगा, हीट हो हीट सनलाइट की जो हीट है वो ज्यादा ट्रैप होगी इन द एटमॉस्फेयर। वो रेडिएशंस जो निकल सूरज से आती हैं वो जमीन से टकरा के या रेडिएशंस में कन्वर्ट होके जो वापस जाना चाह रही हैं उनको नहीं जाने देता, पास नहीं होने देता, पेनिट्रेट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से उन रेडिएशन की हीट जो होगी वो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है आपके एटमॉस्फेयर का। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड या नॉक्सिस ऑक्सिस की कंसंट्रेशन आपके पास एयर के अंदर इंक्रीज कर रही है, उतनी हीट ज्यादा ट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दिस फिनोमेना, ऑल ऑफ दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसके नुकसान हमने ये पढ़े थे कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जो है, आइस कैप्स जो है हमारी, वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मेल्ट आउट हो रही हैं, और उसकी वजह से हमारा नेचुरल बैलेंस जो है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होने के चांस हैं। उसके अलावा फ्लडिंग जो है, सैलाब आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये और आपका उस एरिया में जहाँ सैलाब आता है तो उस वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, लोगों के घर जो है ना तबाह हो जाते हैं, या आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी, जंगलात जो हैं वो कटाव का शिकार हो जाते हैं, सॉइल एरोजन हो जो हो सकती है। तो और सी लेवल्स आपका इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये इसके ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट्स हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है एयर पोल्यूशन, और उसके फर्दर क्या प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह हमारे पास ओवरऑल हमने बताया हार्ट डिजीजेज, हार्ट प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी, और उसमें फर्दर इंडिविजुअल्स का बता दिया। सिमिलरली एयर पोल्यूशन जो है वो एसिड रेन का कॉज बनती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एयर के अंदर, लाइक नॉक्सिस और सॉक्सिस। दे रिएक्ट विद द फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, लाइक वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एयर की, या वो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी पहले, जो कि ऑक्सीजन एयर का पार्ट है, ऑलरेडी उसकी कंपोजिशन का हिस्सा है। वाटर वेपर्स भी एयर की कंपोजिशन का हिस्सा है। तो जब SO2 और O2 रिएक्ट करती है, SO3 बनता है, SO3 आगे फर्दर वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करके फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह आपके पास नाइट्रिक एसिड्स बनते हैं। जब ये एसिड डिपोजिशन आप की सरफेस पे होती है तो ये अल्टीमेट हमारे आपके सरफेस को, आपके स्किन के ऊपर अगर एसिड रेन आ रही है तो स्किन डैमेज करती है, स्किन कैंसर होता है। सॉइल के ऊपर आके गिर रही है तो सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज कर रही है। उसकी वजह से और भी एक रीजन हमने पढ़ी थी एसिड डिपोजिशन में, कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके उनको अनअवेलेबल कर देती है फॉर द प्लांट्स। ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांटेशन। ठीक हो गया। या यूज कह सकते हो कि ये फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देती है। एसिड रेन जो है वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देती है। वो किस तरह से, वो मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजन कंटेंट्स अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो ये रिएक्ट करके कोई और केमिकल बना देती हैं। वो केमिकल जो है वो डायरेक्टली अपटेक नहीं कर पाता प्लांट्स जो है, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा अगर ये हमारे पौधों के ऊपर खुद गिरती है, पौधे अगर हैं तो उनके लीव्स को, उनकी रूट्स को डैमेज करती हैं।
अगर हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी मौजूद हैं इसके अंदर, और ऐसी एयर के अंदर हम सांस लेते हैं, या वो एयर पोल्यूटेंट जो है वो हमारे एसिड्स के साथ मिल के अटैच होके एसिड डिपोजिशन हो जाए, तो वो हो सकता है कि आपकी जो मटेरियल्स हैं उनको डैमेज करती हैं। लाइक आपने बड़ा ही बताया मैंने आपको, मोनूमेंट्स और स्टैचूज जो हैं, जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनकी मार्बल्स को, उनके स्टोन्स को डैमेज करती हैं। फिर एट्रोफिकेशन है। एट्रोफिकेशन का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ब्लूम्स बन जाना, उनका मतलब जिस तरह हम कहें काई जम जाना, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर काई का जम जाना। आपने पानी में देखा होगा, गंदे पानी में अक्सर के ऊपर जो एक लेयर जम जाती है, वो बेसिकली एल्गी ब्लूम्स होते हैं, एल्गी या फंगस, दोनों जो है ऐसे। ये बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी ये मिक्स कल्चर होता है बैक्टीरिया का, फंगस का और एल्गी के। दे कंज्यूम द न्यूट्रिएंट्स। अगर हम जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स मौजूद हैं, वो एयर पोल्यूशन जो है वो नाइट्रेट्स के उसमें फॉर्म में आई, और वो नाइट्रेट्स पानी के अंदर डिजोल्व हो गए, और डिजोल्व होने के बाद, या आपके पास फॉस्फोरिक बेस्ड कंपोनेंट्स हैं, तो ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो हैं वो इन एल्गी के लिए एज अ न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो एल्गी जो है इनको कंज्यूम करके इनके उस सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर अपनी एक लेयर जमा लेती है, अकोमोडेट हो जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटो लाइट जो है वो स्टॉप हो जाती है। और दूसरा, आपके साथ जो एयर एयर की ऑक्सीजन है, उसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो वाटर के साथ, सरफेस के साथ कांटेक्ट करती है, तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन में अब्जॉर्ब हो जाती है, वो भी स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वाटिक प्लांट्स भी और एक्वाटिक एनिमल्स दोनों की जो है ना लाइफ वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो उसके न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिश मर जाएगी, और जब प्लांटेशन के लिए लाइट नहीं होगी तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, तो अल्टीमेट उनकी डेथ हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ जो है, जैसे देख सकते हो इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, जब जहाज वगैरह कितना लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, तो इन एरियाज में जहाँ स्मोक बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, वहां से आपके बर्ड्स जो है वो मूव कर जाते हैं। ठीक हो गया। इससे आपका हैबिटेट जो है, हैबिटेट का मतलब मैं आपको बताया था जब इकोसिस्टम और इकोलॉजी वाली है। हैबिटेट इज द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव। वो जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे आपका हैबिटेट आपका घर है, आप यूनिवर्सिटी में भी आके रहते ही हो, ये भी आपका एक हैबिटेट है। ठीक है। हैबिटेट प्लस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये मिलके बनाती हैं इकोसिस्टम। तो ये हमारे वाइल्ड लाइफ जब स्पीशीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देंगी, तो अल्टीमेट हमारे हैबिटेट को जो है वो उसकी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बर्ड्स ऐसे वेस्ट को कंज्यूम कर लेती हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। अगर वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होंगे तो एयर पोल्यूशन उतना ज्यादा, या आपकी ओवरऑल पोल्यूशन जो है वो ज्यादा होती जाएगी। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर के अंदर रिलीज हो गए हैं, दे डैमेज आवर ओजोन लेयर। वो किस तरह से है वो हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। तो फिर उससे जो यूवी रेडिएशन, हार्मफुल हाई वेवलेंथ की यूवी रेडिएशन हैं, वो आपके अर्थ के ऊपर रीच आउट हो जाएंगी, और अगर वो डायरेक्ट हमारे साथ कांटेक्ट में आती हैं तो हमारा स्किन के और आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। आपकी जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, हमारे एनिमल्स जो हैं वो स्किन, उनको कैंसर हो, स्किन कैंसर के चांसेस हैं। लाइक मलेरिया और वायरसेस को ग्रो करने के लिए जो है ये यूवी रेडिएशन हेल्प आउट कर सकती हैं। तो ये बहुत सारे इसके डिप्लीशन ऑफ ओजोन भी इसका एक इफेक्ट है, कि एयर पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर भी डिप्लीट होती है। मटेरियल्स आपके घरों के, जब हमारी एसिड रेन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके कार्स पार्किंग में है तो कार का मेटल बेस्ड है, या उनके ऊपर जो पेंट लगा हुआ है वो डैमेज हो जाता है। उसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे एक्वाटिक लाइफ की जो लेक्स हैं, लेक्स वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, उनकी
एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये दे कैन डैमेज द क्रॉप्स ट्रीज। सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है, अगर हमारे एयर के अंदर ही सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है, जैसे हमने अकल्ट डिपोजिशन पड़ी थी, जैसे डायरेक्ट क्लाउड के वाटर के साथ इम्पैक्ट कर लेना सॉक्सेस का और नॉक्सेस का, तो एसिड बनते हैं। वो ही अगर फ्यूम्स आपके अवेलेबल हों तो ये डायरेक्टली क्रॉप्स के साथ रिएक्ट करेंगे, या ट्रीज सॉइल्स के अंदर डायरेक्ट ड्राई डिपोजिशन भी हो सकती है, एक्वाटिक लाइफ के अंदर भी ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो दे आल्सो क्रूट द मेटल्स एंड पेंट्स, पेपर लेदर स्टोन्स ऑन बिल्डिंग एंड स्टैचूज, इन सब चीजों को वो डैमेज करते हैं। इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए का बाइस बनता है, या नाइट्रेट सॉल्ट जो हैं ये सप्रेस द प्लांट ग्रोथ, अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, इवन के जब एयर पोल्यूशन की एसिड रेन की वजह से नाइट्रेट्स कंटेंट आपकी उसमें सॉइल में ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये भी आपकी प्लांटेशन की ग्रोथ को जो है प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और ये रिड्यूस द विजिबिलिटी को भी जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा अगर ऐसे ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं और वहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, तो ये हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए भी बाइस बन सकते हैं। तो पार्टिकुलेट्स ऑन क्लाइमेट, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं लाइक PM10 और PM जो है 2.5, PM10 का मतलब है इसका पार्टिकल का साइज जो है वो 10 माइक्रोमीटर है, और इसका जो है 2.5, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना वो ज़्यादा वो एयर क्वालिटी जो है वो उस हिसाब से अच्छी होगी। देखो वो कह रहा है 2.5 माइक्रोमीटर का मतलब है जो हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल साइज हैं वो किस डायमीटर के हैं, 1/14 द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर। उनके पास बारीक, कितना बारीक है हेयर, आपका जो ह्यूमन हेयर है वो कितना बारीक है, इसका भी 14 टाइम्स बारीक कर दो, उतने पार्टिकल साइज अगर एयर के अंदर मौजूद होंगे, यानी कि अब मैं आपको एक बात, लेस देन 2.5 PM पार्टिकुलर मैटर का पार्टिकल साइज अगर एयर में होगा, देन दिस एयर इज कैन बी ब्रीथेबल। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो ब्रीथ वो आपके लंग्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो, और 10 से अगर ज्यादा हो गया तो वो तो बिल्कुल रहने के काबिल ही नहीं है वो एरिया, जहाँ वो एयर, तो आपको वहां से फौरी तौर पे मूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है, हम जो जब स्मोक होती है तो बड़ी वो सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया पे भी, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी इन्हीं पार्टिकल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्सिस, सॉक्सिस, मीथेन, पार्टिकुलर मैटर, ये 5-6 लेड, लेड जो हमने पढ़ी थी लेड पॉइजनिंग, ये 6-7 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उससे पता लगता है कि हमारे पास अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लेस देन 10 होगा तो वो एयर जो है वो रहने के काबिल है। और हमारे पास स्मोक के दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 प्लस चला जाता है बड़े शहरों का। पूरे पाकिस्तान की बात, लाइक लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ज्यादा हो जाता है स्मोक के दिनों में, तो वो एयर जो है वो लेने के काबिल नहीं होती। तो इन ये भी वही प्रॉब्लम्स जो हैं, जब ऐसे पार्टिकल साइज मौजूद होंगे इतने बड़े, तो ये हमारे लंग्स के अंदर कॉमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से लंग्स कैंसर का चांसेस हैं, और हमारे पास रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट, हाँ, जैसे मैं अभी बता रहा था कि वो लेड पार्टिकल्स अगर मौजूद होंगे हमारी बॉडी एयर के अंदर, तो ये और कैडमियम या पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जो हैं, एरोमेटिक कंपोनेंट्स जो हैं, दे कॉज द म्यूटेशंस, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, ये जो हम म्यूटेशंस करते हैं मेल और फीमेल्स, इनकी जो कैपेसिटी होती है म्यूटेशंस की वो रिड्यूस हो सकती है, मतलब बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है, ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और कैंसर का सबब बनते हैं, विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एयर की, मेटल्स को क्रूड करते हैं, कलर क्लॉथ का कलर को डिसकलर कर देते हैं, ठीक हो गया, ये पेंट्स को जो है ना वो फेंट कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। तो ये हमारे पास एयर पोल्यूशन के इफेक्ट थे जो कि आप लोगों ने
साथ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस होने थे, लेकिन वो ड्यू टू द टाइम जो है वो नहीं हो पाए। तो ये तो था आपके पास एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स का टॉपिक।